जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें साजिद तरार और आलिया शाह ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत का कच्चा चिट्टा खोल के सामने रख दिया। क्योंकि पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार ने आज तक हुकूमत को सही चलाने के लिए गुड गवर्नेंस आज तक कभी नहीं दिया है, कहीं ना कहीं। क्योंकि आज साजिद तरार जो अमेरिका में बैठा है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि इंडियन लॉबी हमें सिर्फ ढूंढती ही रहती है कि कब हम कोई गलती करें, जबकि पाकिस्तान में एक नहीं हर दिन डेली गलती होती है। और वो एक इतनी क्रूर गलतियां होती है जिनको मॉडिफाई करना या फिर उनको जस्टिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है दूसरे देशों में बैठे हुए। तो इसीलिए हम मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे हैं। ओवरसीज इंडियन है, जो बाहर के एनआरआई इंडियन है, और भी देशों के लोग जो बाहर रहते हैं, उनके सामने हमें बोलने में भी शर्म आने लगती है। क्योंकि एज ए पाकिस्तानी हमें इतनी शर्म आती है, साजिद तरार बोल रहा है कि हम उनसे आंखें नहीं मिला पाते। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की हुकूमत की गवर्नेंस है जो फेल गवर्नेंस है, जिसकी वजह से इन जैसे साजिद तरार जैसे लोगों को नीची नजरों से देखना पड़ता है दूसरे देशों में कहीं ना कहीं। क्योंकि श्रीलंकाई नागरिक को जब से इन्होंने जला के मारा है, तब से जस्टिफाई करने वाले भी मौलाना मुफ्ती पाकिस्तान की सड़कों और लाइव खुले आम आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, ये डिबेट बहुत ही जबरदस्त डिबेट है, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हमारे एंकर हमारी चीजें जो है वो क्या क्या बातें होती हैं। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब जो हमारे सियासी लोग या एक रूलिंग एलीट है, ये चंद फिक्रे अपने चेंज करें, अपनी ग्रामर अपनी डिक्शनरी से निकालें। ये बेमानी हो चुके हैं। अब मैं वो बताना चाहता हूँ वो 10 फिक्रे क्या है। हम शदीद मुजम्मत करते हैं, मुलजमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, हमने नोटिस ले लिया है, कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, कौम शर्मिंदा है और सर झुक चुके हैं, गमो गुस्से की लहर दौड़ चुकी है, सरेआम सजा दी जाए, करार वाकई सजा दी जाए, कमीशन बना दिया गया है, हम खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन पता लगता ऐसा ही है जिस तरह मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। अब आप इस पे आपने तमगा शुजात तो दिया, मान ली बात, इंसाफ नहीं मिलेगा उसको। मेरे अपने हिस्ट्री की स्टडी के हिसाब से और बैकग्राउंड लीगल होने की वजह से मुझे इसमें इंसाफ नजर नहीं आता। वो किस लिए? इस कौम की एक वजीर आजम को कत्ल किया गया, उसको इंसाफ नहीं मिला। मिशेल खान को इंसाफ मिला, मॉडल टाउन वालों को इंसाफ मिला। आज इंसाफ मिला तो सिर्फ रेमंड डेविस को मिला, और किसी। तो इन हालात में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आपके जो चंद जुगती वजीर हैं, उन्होंने किस तरह अपने कपड़े अपने दामन झाड़ा उन्होंने इस वाक्य से। उन्होंने कहा ये पहला वाक्य नहीं, आप तो 73 आप तो पिछले वाक्य की बात कर रही हैं। उन्होंने एक हुकूमती अहदेदार ने कहा, आपके एक बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ने, उसने कहा कि 1 महीने में 3 वाक्य, 4 सतह का वाक्य और एक और भी वाक्य कहा, और उन्होंने ब्लेम कर दिया है कि ये सोसाइटी का इशू है, इट्स नॉट अ इशू ऑफ गवर्नेंस। पहले खान साहब कह रहे हैं, तो वो कहते हैं सोसाइटी का इशू है, इट्स नॉट अ गवर्नेंस इशू। तो जिस तरीके से देखें, किस बुरे तरीके से। और मैं एक जो इस पे जो मैं बात जो मेरे लिए ज्यादा पेनफुल है, सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, ये एक फॉरेनर था, एक वर्कर था, ये बाहर से था, पाकिस्तानी नहीं था। आप तो एक दूसरे को मारते हैं, आपकी तो सोसाइटी टॉलरेंस तो है नहीं है वहां पे। वहां तो आपका तो देखे, लेकिन वहां पे जब श्रीलंका का बंदा जिसका रिलीजन इस्लाम नहीं था, जब आपने उसको मारा है, तो इंटरनेशनल आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन उस पर देखे तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी आने वाली नस्लों, इसको 1 मिनट के लिए सोचे जरा कि इन इमेजेस को इंडियन लॉबी जो आपको पहले ही 50 साल के मेरे मुंह से पीछे ले जा चुकी है, आपके पास सकत ही मौजूद नहीं है उसको डिफेंड करने के लिए। वो इन इमेजेस को कहां रखेगी? यहूदी लॉबी इसको कहां रखेगी? आपने बड़ा जोर लगाया कि आप हमारा इमेज सॉफ्ट किया जाए, इमेज सॉफ्ट किया जाए। 12 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जिस तरीके से कहा है कि आपने तालिबान को अमेरिका की अफगानिस्तान में जो वहां शिकस्त है उसमें आपको जिम्मेदार ठहराया गया है, आपको नॉर्दर्न अलायंस के साथ उन्होंने खड़ा किया है, वो 22 सेनेटर्स को किस तरह कन्विंस करेंगे कि आपके इंटरनल हालात क्या है? आज जो कुछ हुआ है वो तो तालिबान शर्मिंदा है मेरे ख्याल में। आप तो तालिबान का भी नंबर काटने की जगह पे जा चुके। 1 मिनट के लिए आ रही है, मैं ये सोचना, मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल था जो मैंने एक इमेज देखा है कि जिंदा वो जल रहा है इंसान और लोग उसके ऊपर सेल्फियां बना रहे हैं।
ये मेरे लिए उसको डाइजेस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और उसके बाद ये मेरे लिए दूसरा एक जो बहुत बड़ा चैलेंज वो ये है, क्योंकि मैं वाशिंगटन डीसी में हूं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं शक्ल से पाकिस्तानी, नाम से पाकिस्तानी, खून से पाकिस्तानी, मैं इस एक्ट को किस तरह वाशिंगटन डीसी में अपने हलकों में यहां डिफेंड करूंगा? मैं इस्लाम को किस तरह डिफेंड करूंगा? मुझे कन्विंस करें आप। मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, मैं खुद बहुत बड़ा आशिक रसूल समझता हूं अपने आप को। मैंने अपना हर उम्रा जाके मदीना से पहले शुरू किया जाके। मुझे ये बताएं कि मैं इस्लाम को किस तरह प्रोटेक्ट करूंगा वाशिंगटन डीसी में, किस तरह लोगों को बताऊंगा कि दिस इज व्हाट वी आर। नहीं कर सकते सर, कोई समझ नहीं आती। अब मैं दूसरी साइड में जुडिशियल सिस्टम में बताना चाहूँ। जुडिशियल सिस्टम पे तो मैं जिस तरह आपको पहले बताया कि मुझे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको ये करना पड़ेगा, वरना टाइम आपके पास बहुत सख्त, आप बहुत बुरे तरीके से घिर चुके हैं। आपके इंटरनल हालात आपको पता है। खान साहब ने बिल्कुल सही, खान साहब को हर मसला पता है, प्रॉब्लम पता है, हल नहीं मौजूद इनके पास। खान साहब ने खुद कह दिया कि आपकी इकॉनमी इस वक्त नेशनल बन चुकी है। उसके माने बहुत डीप है, बहुत डीप है उसके माने। लेकिन इन हालात में अगर आपने इसका फैसला ना किया जल्द अज जल्द, दुनिया को ना बताया कि वी आर नॉट रेडी, कॉन्सिक्वेंसेज आप सोच नहीं सकते। फैटफ की आपने 26.5 शर्तें पूरी कर ली हैं, सिर्फ 0.5% है जो रह चुकी शर्त, उसके साथ अब 27 और ऐड कर ले इन इमेजेस के बाद। उसकी वजह यह है कि इस वक्त देखें आपने, और ये इसको सियालकोट कहा जाता है। ये ओरिजिनली वजीराबाद के पास है, जहां कुछ अर्सा पहले बहुत बड़ा धरना था, बहुत बड़ी एक जलसे जुलूस किए गए हैं, और आपकी स्टेट ने पहले घुटने वहां डाले थे। और इसके बाद ये यू हैव टू, जो भी डिसीजन मेकर है, मुझे नजर नहीं आता इस वक्त पाकिस्तान में फैसले कौन कर रहा है, लेकिन जो भी डिसीजन मेकर है उसको डिसीजन लेना होगा, घंटों में नहीं मिनटों में लेना होगा, और क्लैरिफाई करना होगा कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है, आइदर गोइंग टुवर्ड्स अफगानिस्तान और वी आर रेडी टू बिकम सोमालिया। ठीक, उसकी वजह ये है कि इस वक्त देखें आपके पास क्वेश्चन मार्क तो पहले ही बहुत ज्यादा खुल चुके। 40 अरब रुपए का टीका खान साहब के टेबल के ऊपर लगा है। 40 अरब रुपए की करप्शन वजीर आजम फंड्स में से हुई है, उसका कोई जवाब नहीं है अभी तक, कोई जवाब नहीं। आपका इस वक्त सीपैक आपका बंद हो चुका है, कोई जवाब नहीं उसका किसी के पास। आपने बिल्कुल चाइना से निकल के IMF के कदमों में पड़े, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास ये जवाब नहीं है कि आपने कंपैरिजन किया, बार बार किया कि इंडिया की इकोनॉमी के साथ। इंडिया में इस वक्त 18 रुपए का पेट्रोल सस्ता हो चुका है, आपने किया। इंटरनेशनल मार्केट में 15 रुपए कम हुआ पेट्रोल, आपने किया। आपने मिसालें दी, मिसालें क्यों नहीं देते उनको कि आपका इस वक्त रेट देखा जाए तो 18% इन्फ्लेशन का रेट है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त 5.7% इन्फ्लेशन है, इंडिया के अंदर 4.48% वहां पे इन्फ्लेशन है। आप बताते हैं क्यों नहीं? कितने खरब रुपए आपका स्टॉक मार्केट में परसों बंद खत्म हुए, लोगों को बताते हैं क्यों नहीं आप? मेरी समझ से बाहर है कि लोगों को फेस क्यों नहीं करते, लोगों को बताएं। इस वक्त इतना कंफ्यूजन है, इस वक्त इतनी नर्वसनेस है, एक ऐसी फिजा बन चुकी है, घुटन है पाकिस्तान के अंदर। ये कौन लीड करेगा, कौन बताएगा इनको लीडरशिप? पाकिस्तान इज क्रेविंग फॉर लीडरशिप। 22 करोड़ लोग जवाब चाहते हैं, चाहे जिसका किस्म का भी जवाब, लेकिन ये कि वो जवाब देने से साजिद साहब, ये जो आपने सारी बातें की, बिल्कुल आपने जो निशानदही कर दी कि ये है, ये है, ये है, आप अपना कंपैरिजन दुनिया से करते हैं। सर, हम एक जहां पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं ना कि वहां पे क्या सोचा जा रहा है, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या उस तरफ से एक तो यूरोपीय यूनियन की भी एक वो जो स्टेटमेंट आ गई इंसानी हुकूक के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जो वहां के ट्रेडर्स हैं सियालकोट की, उन्होंने एक अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसका इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम किस मुंह से, अब हम किससे कहें कि हमारे साथ काम करें। वो हमसे सवाल ये करेंगे कि तुम उसको क्यों नहीं बचा पाए। जिनका यानी एक आप जानते हैं सियालकोट हमारी इंडस्ट्री जहां से थोड़ा बहुत हम भेज देते हैं बाहर चीजें और हो जाती हैं, उसके ऊपर कितना बड़ा आप समझते हैं सवालिया निशान है, उसको कितना नुकसान पहुंचेगा? नुकसान तो पूरा कंट्री इस वक्त नुकसान में नीचे जा रहा है। पाकिस्तान से सिर्फ 2 ही चीजें इस वक्त एक्सपोर्ट होती थी, टूटी फूटी। एक आपका स्पोर्ट्स का और दूसरा फैसलाबाद की कुछ काटन है, वरना आपकी बिजली जितनी महंगी कर दी गई है, वो तो पाकिस्तान में तो कोई असेंबल चीज करना, कोई चीज बनाना वहां पे तो इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद जो भी कुछ जाता था वो भी बंद है। सिर्फ इम्पोर्ट प्राडो हो रही है और आईफोन वहां पे इम्पोर्ट हो रहे हैं, सिर्फ क्योंकि आपकी एलीट के पास पैसे इतना ज्यादा है, रूलिंग एलीट के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो अपने बच्चों को ऑडीज और प्राडो उन्होंने हर साल मॉडल चेंज करना होता है, और वो कर रहे हैं। सियालकोट वाले बेचारे, उनकी किसी ने सुननी, फैसलाबाद वालों की किसी ने सुननी, बिजली पे कभी किसी ने तवज्जो दी।
इस वक्त इशू सर्वाइवल मोड है, इसमें लीडरशिप चाहिए। मैं समझता हूं, मेरा ये क्वेश्चन आलिया ना सिर्फ आपसे है, मेरा रूलिंग एलीट, मैं अपने कई दोस्तों को, मैं पाकिस्तान से आया हूं, मेरे कई दोस्त दे आर इन अ गुड पोजीशन इन पाकिस्तान, मैं उनसे बार बार यही क्वेश्चन कर रहा हूं कि वेयर इज द लीडरशिप? हमें कौन निकालेगा इन हालात में से, कौन निकालेगा, कौन रेस्क्यू करेगा जो सर्कमस्टांसेस हैं? और कोई जवाब नहीं आ रहा बिल्कुल भी। उसकी वजह यह है कि हालात इतने बद से बदतरीन हो चुके हैं फाइनेंशियल, कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकता। और आइसोलेशन की हालत यह हो चुकी है कि आपका पड़ोसी मुल्क है 2+2 मीटिंग्स कर रहा है, एज पुतिन साहब इंडिया, पुतिन साहब जा रहे हैं, फ्रांस से उन्होंने राफेल ले लिए हैं, अमेरिका उनकी जेब में है, आपके हाथों से अफगानिस्तान स्लिप होकर कतर चला गया, आपके हाथों से अमेरिका निकल के कतर चला गया, और आप बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखते रहे। आप वो बिल्कुल डील कर रहे हैं। इस वक्त जितनी एम्बेसी निकली थी अफगानिस्तान से अमेरिकन, वो सारी कतर में बैठी है, और दे आर डायरेक्टली टॉकिंग टू द तालिबान, और आपकी सेहत पे असर ही कोई नहीं। मेरा मकसद आप सोचे तो सही कि व्हाट इज योर फॉरेन पॉलिसी टू बिगिन विद। मुझे खारजा पॉलिसी के जो आपके चेयरमैन, आपके जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर साहब है, उन्होंने कहा कि इससे हमारे रिलेशनशिप श्रीलंका से खराब नहीं होंगे। वो श्रीलंका बेचारे किस तरह करें यार? आप उनके साथ चलते रहे हो, वो बेचारे इंडिया से बेजार थे, आपके साथ चलते रहे, आप डिफेंस उनके साथ उनकी मदद करते रहे हो। वो बेचारों के क्या हालात हैं? अगर कोई ताकतवर कंट्री होता, सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंकन कोई इतना बड़ा मुल्क होता तो वो पाकिस्तान में आके मजदूरी करता। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये। लेकिन ये कि आपको ये वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक बंदा एक गैर मजहब का था, उसको मारा है। मैं जुटी उस पर एज ए लॉयर मेरी ये ओपिनियन थी कि कसूर, मैं उसकी एडवोकेसी नहीं करूंगा बिल्कुल किसी हाल से, मैं खुद डरता हूं इन चीजों से। लेकिन ये बात है कि उस बंदे का डीएन कोड होना चाहिए। 16th सेंचुरी में जब आपके ह्यूमन राइट्स लिखे गए, सबसे पहले ये लिखा गया था कि विद इन 24 आवर्स को से ज्यादा आप जेल में नहीं रख सकते। मैजिस्ट्रेट के सामने जाके उसका डीएन कोड होना चाहिए, उसको प्रोसेस, उसको सफाई का हक होना चाहिए, उसको वकील का हक होना चाहिए, उसका मौकफ सुनना चाहिए था। किसी एक जज को बैठ के मोटिव देखना चाहिए था कि उसका मोटिव क्या है। इधर वो उर्दू या अरबी जानता है, या अगर उसको पता था कि ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये फाड़ के मैं अगर फेंकूंगा तो क्या होगा, मेरे साथ क्या किया जाएगा, उसकी स्टेट ऑफ माइंड का किसने असेस करना था? वो एक जज ने करना था। चाहे काजी से करवा लेते, जिससे मर्जी करवा लेते, चाहे उसको इस्लामी नजरियाती काउंसिल से ले जाते, मैं कहता हूं किसी मस्जिद में किसी को बुला लेते, लेकिन उसको एक जुडिशियल उसका हक था, वो छीना गया। आपने अपने आप को यह प्रूव किया है कि आप अभी तक गार में बैठे हैं। आप सियालकोट की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं आपके पासपोर्ट के क्या हालात होंगे? पहले ही आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है दुनिया में। आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे? मैं किस तरीके से आप चीजें मीटिंगें अटेंड करेंगे? मैं कह रहा हूं कि मुझे वॉशिंगटन डीसी में अपने आप को डिफेंड करना मुश्किल लग रहा है, या रिपब्लिकन पार्टी के दोस्तों के साथ मुझे डिफिकल्टी नजर आ रही है। मैं उनके साथ किस तरह जवाब दूंगा? मैं इस्लाम को, पाकिस्तान को, अपने आप को किस तरह, मैं क्या बताऊंगा उनको कि व्हाट आर वी, वेयर वी स्टैंड एट? हम लोगों को पहले ही वो कहते हैं कि यू आर लिविंग इन स्टोन एजेस। साजिद साहब, ये जो आपने बात की कि उसको सफाई का मौका देना चाहिए, देखिए हमारे जितने वाकयात होते रहे ना, आपको पता है जो इस तरह के वाकयात, इस तरह के गलत इल्जाम लगाकर जिनके ऊपर किया गया, वो अदालत पहुंचे, अदालत ने केस चला तो बाहर उनको केस चलते हुए मार दिया गया, अदालतों में घुस के मारा गया, वो भी मौजूद है। लेकिन चले फिर वो चलो उसको लॉ एंड ऑर्डर का कह देते, कुछ जुडिशियल कुछ। मैं कहता हूं इस वक्त सबसे बड़ा कड़ा इम्तिहान जो आपकी जुडिशरी के ऊपर है कि वो किस तरह बिहेव करती है। आपकी मैंने एक बल्कि मिसाल भूल ही गया था कि कश्माला के भाड़े गाड़ी के नीचे दे के मारा था, उसका कोई इंसाफ बना। बॉर्डर टाउन के बेचारे लोग अभी तक जिनको दिन में मारा गया, कोई इंसाफ मिला? एक रिवाज, एक फैशन बन चुका है, कहते हैं रात गई बात गई। किसी ने फिर आपका नंबर जब 130 में से 126वां आता है तो फिर आप कहते हैं कि शायद ये हो सकता है रा का ये मंसूबा हो, ये हो सकता है CIA इन्वॉल्व हो, फिर आपको दूसरे लोगों को ब्लेम गेम नजर आ जाती है। लेकिन इसका एक आलिया सबसे मुझे जो गिला आज बैठा वॉशिंगटन डीसी में नजर आ रहा कि लीडरशिप नहीं है, और दूसरा हीलिंग प्रोसेस इन्होंने शुरू नहीं किया। इनको चाहिए था कि उसकी डेट लेके या हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता श्रीलंका के, उनके साथ जाते, उनको बताते कि इस्लाम में ये इस्लामिक इसके साथ इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद इट, हीलिंग प्रोसेस शुरू करते। लेकिन हीलिंग प्रोसेस इन्होंने डैमेज कंट्रोल, इनकी मीटिंग हुई है जिसकी वजह से इन्होंने मलिक अदनान को तमगा शुजात दिया है।